हेलो बच्चों, फिर हम लोग DPP3 सॉल्व कर रहे हैं और इसमें अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 कह रहा है द कन्फर्मेशन ऑफ आइसोपेंटेन हैविंग मैक्सिमम टॉर्शनल एंड मैक्सिमम वंडर वॉल स्ट्रेन इज। तो क्या आपको याद है टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता था? टॉर्शनल स्ट्रेन होता था कि जो ये आगे वाला बॉन्ड होता है और जो पीछे वाला बॉन्ड होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पीछे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो रिपल्शन लगता है वो कहलाता है टॉर्शनल स्ट्रेन कहलाता है। और वंडर वॉल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है? वो जो आगे का ग्रुप है और पीछे वाला जो ग्रुप है उसके बीच में जो रिपल्शन लगता है वो कहलाता है वंडर वॉल स्ट्रेन। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि दोनों ही कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये रिपल्शंस मैक्सिमम कब होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा? जब ये बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, है कि नहीं? ये ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा? जब ये बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। और ये बिल्कुल पास पास में किस फॉर्म में आते हैं? ये बिल्कुल पास पास में एक्लिप्स फॉर्म में आने वाले हैं। एक्लिप्स फॉर्म में ही तो बिल्कुल आसपास लगे रहते हैं, आगे पीछे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ए ऑप्शन बच्चों आंसर हो सकता है? ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्लिप्स फॉर्म नहीं है। ये एक्लिप्स फॉर्म नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? ये तो स्टैगर्ड फॉर्म है ना। बी हो सकता है, अभी इसको चेक करते हैं। सी भी बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी भी कैसा फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। डी भी हो सकता है, क्योंकि डी कैसा फॉर्म है? ये कैसा फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म है। बी कैसा है? एक्लिप्स फॉर्म है। तो हमारा आंसर या तो बी में होगा या डी में होगा। ठीक है, तो अब चेक करना है कि बी सही है या डी सही है। ठीक है, तो बी का स्ट्रक्चर बोलो क्या होगा? बी का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमें किसका बनाना है? हमें बनाना है आइसोपेंटेन का बनाना है। आइसोपेंटेन क्या होगा बच्चों? उसमें आइसो ग्रुप होगा और पेंटेन है तो कितने टोटल कार्बन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये है आइसोपेंटेन। ठीक है, ये आइसोपेंटेन है। देखते हैं कि जो बी है वो आइसोपेंटेन है या नहीं है। जो बी है वो क्या है? तो मैं देखो यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू कर रहा हूँ CH3 से। मुझे पता करना है कि आइसोपेंटेन है कि नहीं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। कैसे वो आप देखिए, CH3 लिख लिया मैंने। अब बोलो ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है? तो ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये कार्बन बना लिया। और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? एक CH से जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। और ये फ्रंट कार्बन था ना, ये वाला कार्बन कौन सा था? फ्रंट कार्बन। उससे ये पीछे रियर कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया रियर कार्बन। और इस रियर कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। यानी 2 H जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोलो ये जो कंपाउंड सामने आया वो आइसोपेंटेन है या नहीं? ये आइसोपेंटेन ही तो है, ये आइसोपेंटेन ही है। ठीक है, अगर हम डी ऑप्शन चेक करना चाहें कि डी ऑप्शन कौन सा कंपाउंड है, तो वही काम करो। देखो एक इसको मान लो मैंने पकड़ लिया, CH3 को पकड़ लो और शुरू हो जाओ। CH3 बोलो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है फ्रंट कार्बन से। ठीक है, और इस फ्रंट कार्बन से क्या 2 CH3 और जुड़े हुए हैं? और इस फ्रंट कार्बन से जुड़ा है रियर कार्बन। और रियर कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं? 2 H जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब बोलो क्या ये आइसोपेंटेन है? क्या ये आइसोपेंटेन है? नहीं, आइसोपेंटेन नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये तो पेंटेन ही नहीं है ना। देखो टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो वो है ही नहीं। ये क्या है? ये तो नियोहेक्सेन है। ये क्या है? नियोहेक्सेन। याद है? इस कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ऊपर नीचे 2 CH3 आ गए, तो ये क्या हो जाता है? नियो। और इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 आया ना, तो ये क्या हो जाता था? आइसो। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन गिवन। हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन आर डीजेनरेट। अब जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा ना, ऑल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी कन्फर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जनरली इसका मतलब बच्चों होता है कि जो स्टेबल कन्फर्मर्स हैं। कौन से कन्फर्मर्स? स्टेबल कन्फर्मर्स।
और स्टेबल कन्फर्मर्स कौन से होते हैं? तो एक्लिप्स जो होता है ना, एक्लिप्स फॉर्म वो अनस्टेबल होती है, बाकी सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें ज़रूर मिल जाता है, एक्लिप्स का परसेंटेज बहुत कम मिलता है। तो ऑल कन्फर्मेशनल जब भी बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? स्टैगर्ड्स की बात कर रहे हैं। याद है, दो तरह के होते थे मेनली, एक होता था स्टैगर्ड और एक होता था एक्लिप्स। दो तरह के कन्फर्मर्स होते थे, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। तो ये किसकी बात कर रहा है? स्टैगर्ड्स की। ठीक है, एक्लिप्स के तो अमाउंट बहुत ही कम होते हैं। तो ये कह रहा है कि इथेन के सभी जो भी बनने वाले हैं क्या वो डीजेनरेट हैं? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट का मतलब एनर्जी सेम। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी होनी चाहिए। क्या सेम एनर्जी होती है सबकी? इथेन के सभी कन्फर्मर्स की क्या सेम एनर्जी होती है? तो आंसर है हाँ, होती है। इथेन में क्या होगा? एक फ्रंट कार्बन होगा, एक रियर कार्बन होगा, और आगे वाले से भी कौन जुड़े होंगे? 3 H जुड़े होंगे, है ना। और पीछे वाले से भी कौन जुड़े होंगे? 3 H जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में आपको अगर याद हो, दो आते थे, एक आता था गॉश फॉर्म और एक होता था एंटी फॉर्म, है ना। क्या इसमें गॉश और एंटी सब ऐसे ही बनने वाले हैं? भाई एंटी कब बुलाते थे? एंटी तब बुलाते थे जब सेम ग्रुप्स बिल्कुल अपोजिट में आते थे। और गॉश कब बुलाते थे? जब सेम ग्रुप 60 डिग्री पर आते थे। तो इसमें सेम ग्रुप 60 पर ही है, सेम ग्रुप एंटी पर भी है, 180 पर भी है। तो इसमें सभी, अगर हम इसको 60 डिग्री से घुमा दें, इसको हम 60 डिग्री से घुमा दें तो एक्लिप्स आएगा। फिर एक्लिप्स के बाद अगर फिर से 60 से घुमा दें तो फिर से क्या सेम ही डिज़ाइन आ जाएगी, है ना। इसमें गॉश और एंटी दोनों क्या है? सेम है, सेम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन आर डिजेनरेट। क्या एन ब्यूटेन में सभी हो पाएंगे डिजेनरेट? तो एन ब्यूटेन में बच्चों मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एन ब्यूटेन देखो ये होगा, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी बॉन्ड के अलॉन्ग अगर चुन लें, मान लो मैंने इन दोनों को फ्रंट और रियर कार्बन मान के बनाया कन्फर्मेशन, तो फ्रंट कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं? 2H और एक CH3, ठीक है। और रियर कार्बन से भी वही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, 2H और एक CH3। ये बच्चों कौन सी फॉर्म मैंने बनाई? ये मैंने बनाई एंटी फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड में एंटी है। अब इसी में अगर मैं इसको 120 से रोटेट करा दूं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर मैं इसे 120 से रोटेट करा दूं तो क्या होगा? पीछे वाले को रोटेट करा दूँ तो ये CH3 घूम के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। बोलो इन दोनों की एनर्जी सेम है क्या? ये एंटी है और ये वाला कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ये वाला गॉश कहलाएगा। क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है बच्चों? नहीं, एनर्जी सेम नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसमें स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है, इसमें स्टेरिक रिपल्शन कम है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया था ऑल में हम किसको लेंगे? ऑल में हम स्टैगर्ड को ले रहे हैं, एक्लिप्स को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्लिप्स का अमाउंट बच्चों बहुत ही कम रहता है। तो क्या सभी की डीजेनरेट हैं? क्या सभी की एनर्जी सेम है? नहीं, गॉश की अलग है और एंटी की अलग है। तो स्टेटमेंट 2 कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 बोलो, कन्फर्मेशनल एनर्जी ऑफ इथेन इज मोर देन दैट ऑफ एन ब्यूटेन। कन्फर्मेशन एनर्जी क्या होती है? एक कन्फर्मर से दूसरे कन्फर्मर में जाने पे जो एनर्जी चेंज होने वाली है, ठीक है। और वो किसकी ज़्यादा है? इथेन की ज़्यादा है या ब्यूटेन की ज़्यादा है? तो देखो इथेन में अगर हम कन्फर्मर माने, इनको अगर हम कन्फर्मर माने, चाहे गॉश हो चाहे एंटी हो, सबकी एनर्जी तो सेम है, सबकी एनर्जी तो सेम है। एनर्जी सेम है तो एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई गॉश और एंटी की एनर्जी सेम ही है तो इधर से उधर जाओगे एनर्जी में चेंज 0 होगा। लेकिन इसमें क्या इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी चेंज 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। तो एनर्जी इथेन में ज़्यादा है, इथेन में कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है, या ब्यूटेन में? तो ब्यूटेन में ज़्यादा हो रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट 2 लिखा है, स्टेटमेंट 3 होना चाहिए था, ये गलत है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ दिस इज गॉश। तो ये बात बच्चों सही है। अगर आप कॉपी देखोगे तो आपको ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा। हमने सीखा था कि जनरली ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल हो तो
गॉश की स्टेबिलिटी आगे निकल जाती है। जैसे फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ है और रियर कार्बन से अगर इस तरह से है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। अब ये कौन सी फॉर्म बनी है? ये गॉश फॉर्म बनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों OH किस एंगल पर आ रहे हैं? 60 डिग्री पर आ रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म बनी है? गॉश। इसका अगर मैं एंटी बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका एंटी बनाना चाहूँ तो एंटी तो ऐसा बनेगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आएगा ना, तो फिर हमें कहना है कि गॉश की स्टेबिलिटी एंटी की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये ट्रू है। तो सामने दिख रहा है आंसर ये है। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये कह रहा है विच ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शंस शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द कन्फर्मेशन अबाउट द C1C2 बॉन्ड ऑफ 1-bromo 2-methyl propane। C1C2 बॉन्ड के लॉन्ग बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है? 1-bromo 2-methyl propane। तो पहले तो इस कंपाउंड को लिख लेते हैं, 1-bromo 2-methyl propane। प्रोपेन का मतलब बच्चों कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। एक पर क्या है? ब्रोमीन है, और 2 पर क्या है? मिथाइल है। ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2H आ जाएंगे, यहाँ पर 1H आ जाएगा, यहाँ पर 3H आ जाएंगे। ये बना। और किसके अलॉन्ग बनाना है हमें? C1C2 के अलॉन्ग बनाना है। तो ये रहा C1, ये रहा C2, इसके अलॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो C1C2 के अलॉन्ग बनाना है। तो मान लेते हैं ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है। तो इस फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा है? 2H जुड़े हैं और एक ब्रोमीन जुड़ा है। फिर इससे रियर कार्बन जुड़ा है, और रियर कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? रियर कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक H, एक CH3, एक CH3। रियर कार्बन से ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओह सॉरी, 2 CH3 हैं। ठीक है, अब बोलो क्या ये डिज़ाइन आपको कहीं दिख रही है? अगर ये दिख रही है तो आंसर तो तुरंत आ जाएगा। फ्रंट कार्बन से कौन जुड़ा हो? 2H, एक Br। देखो ए ऑप्शन तो गलत हो गया ना, ए ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है बच्चों, उस कार्बन से तो 2H जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो ए ऑप्शन से जिससे ब्रोमीन जुड़ा है उससे एक मिथाइल भी जुड़ गया, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, जिससे ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमीन इसमें रियर कार्बन जुड़ा है। ठीक है, उससे और कौन जुड़ा है? एक H और एक CH से जोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया। भाई जिससे ब्रोमीन जुड़ा है उससे सिर्फ 2H जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो, जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उससे 2H जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ था उससे 2H जुड़े हुए थे। ठीक है, और पीछे वाले कार्बन देखो, तो जो पीछे वाला कार्बन है, हालांकि यहाँ पर हमारा ये फ्रंट कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसमें रियर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। फ्रंट कार्बन हम इसको भी मान सकते हैं और फ्रंट कार्बन तो हम इसको भी मान सकते हैं। हमने ये वाला कैसे बनाया? इसको फ्रंट मान के, और जो सी ऑप्शन है उसमें इसको फ्रंट मान के बनाया है। इसको फ्रंट माना है तो ये क्या हो जाएगा? रियर हो जाएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस देखिए हमारे जो रियर कार्बन है उससे कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो 2 CH3, एक H। और इनमें जो फ्रंट कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है? 2 CH3, एक H। तो सी सही है, सी बिल्कुल सही है। बस इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? हमने जिसको फ्रंट माना है इन्होंने इसको बैक मान लिया है, उन्होंने जिसको बैक माना है हमने इसको फ्रंट मान लिया है। ठीक है, देखो डी गलत हो जाएगा ना, जिससे Br जुड़ा है रियर कार्बन से उससे CH3 जोड़ दिया, जबकि Br वाले से जो कार्बन जुड़ा है उससे सिर्फ 2H जुड़े थे। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है? सी आंसर बनने वाला है। फिर बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और ये कह रहा है इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन बना सकते हो क्या? ये हो जाएगा 2,2-डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और ये इसका हमें कन्फर्मर बना के दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पता चल रहा है कि दोनों क्लोरीन देखो पीछे हैं और एक Y पीछे है। ठीक है, और आगे से 2H हैं और एक X है। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, क्लोरीन वाले तो पीछे हैं, यानी क्लोरीन वाला जो कार्बन है वो कार्बन क्या बन रहा है? वो कार्बन बन रहा है रियर कार्बन। क्योंकि क्लोरीन आपको कहाँ दिख रहे हैं? पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्लोरीन वाला तो रियर है। क्लोरीन वाला कार्बन अगर रियर है तो फ्रंट वाले देखो, या तो ये कार्बन होगा फ्रंट वाला, या फिर ये वाला कार्बन होगा फ्रंट वाला। यानी कन्फर्मर
कन्फर्मर जो बनाया है वो या तो इस बॉन्ड के लिए बनाया है या इस बॉन्ड के लिए बनाया है। कन्फर्मर के लिए क्या करते हैं, एक बॉन्ड चुनते हैं ना, और उस बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होते हैं उसमें से एक कार्बन बनेगा फ्रंट कार्बन, एक कार्बन बनेगा रियर कार्बन। तो या तो ये वाला फ्रंट होगा, ये वाला रियर हो जाएगा, है ना, या फिर ये वाला फ्रंट होगा और ये वाला रियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कह रहा है इफ एक्स इज एच, एक्स जो है अगर वो एच हो जाए, इसका मतलब फ्रंट कार्बन से तीनों एच जुड़े हुए हैं, फ्रंट कार्बन से तीनों एच जुड़े हुए हैं, यानी फ्रंट कार्बन ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला फ्रंट कार्बन हो जाएगा क्योंकि इसी से तो 3 एच जुड़े हुए हैं। और अगर इससे 3 एच जुड़े हुए हैं तो पीछे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। इसको क्या बुलाओगे, इसको बुलाओगे इथाइल। समझ पाए, अगर ये फ्रंट कार्बन है बच्चों तो इससे 3 एच जुड़े हुए हैं, और ये रियर कार्बन है इससे 2 क्लोरीन और एक इथाइल जुड़ा हुआ है। तो अगर 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 एक्स एच हुआ तो वाई को क्या होना पड़ेगा, वाई को इथाइल होना पड़ेगा। और ये कह रहा है वाई इज CH3, तो ये तो गलत हो गया। और तो क्या हमने बता दिया आपको कि सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर एक्स एच है तो वाई क्या है, वाई इथाइल है। वाई कौन है, वाई इथाइल। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ एक्स इज एच देन वाई विल बी Cl। नहीं भाई, Cl कैसे हो जाएगा, 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, और डाई क्लोरो है ना, ट्राई क्लोरो थोड़ी है। तो बी ऑप्शन गलत है। इफ एक्स इज क्लोरीन, एक्स क्लोरीन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स क्लोरीन पॉसिबल होगा तो टोटल 3 क्लोरीन हो जाएंगे ना, और कितने क्लोरीन है, सिर्फ 2 ही क्लोरीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है हाउ मेनी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर कायरल। कितने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ब्यूटेन के कायरल होंगे। तो फिर से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पूछ रहा है, तो क्या आप दुनिया भर के सारे इनफाइनाइट कन्फर्मर्स सोचेंगे, नहीं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे कन्फर्मर्स की बात पूछेगा तो आप स्टेबल कन्फर्मर्स मान के चलेंगे, यानी स्टैगर्ड ही मान के चलेंगे, यानी एंटी या गॉश ही मान के चलेंगे। सिर्फ 2, एंटी और गॉश। तो ब्यूटेन के कितने कायरल हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं बताया बच्चों। क्या इसने बॉन्ड बताया है, नहीं। और ब्यूटेन में देखो 3 बॉन्ड आते हैं, ब्यूटेन में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 3 बॉन्ड आ रहे हैं। तो जनरली हम लोग किसके अलॉन्ग बनाते हैं भाई। अब ये जो ब्यूटेन का जो क्वेश्चन है, जनरली बुक्स में अगर हम देखेंगे तो किसके अलॉन्ग बनाते हैं, इस बॉन्ड के अलॉन्ग बनाते हैं। फ्रंट एक कार्बन हो जाएगा, एक रियर कार्बन हो जाएगा, है ना। आगे वाले से भी एक CH3 जुड़ा हुआ है और 2 H जुड़े होंगे, और पीछे वाले से भी एक CH3 जुड़ा होगा और 2 H जुड़े होंगे। जनरली ये होता है, तो मैं इसी के हिसाब से दिखता हूँ, ठीक है। तो एक फ्रंट कार्बन होगा बच्चों, एक रियर कार्बन होगा। फ्रंट कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 H जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है। और रियर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, रियर कार्बन से भी सेम चीज़ जुड़ी हुई है। और हमें कौन से कन्फर्मर बनाने हैं, स्टेबल बनाने हैं, तो एंटी या गॉश। ये मैंने बना लिया एंटी, ठीक है, और ये मैंने बनाया गॉश। गॉश में क्या करेंगे बोलो, ये एंटी क्यों है, क्योंकि दोनों CH3 आमने सामने दिख रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे। गॉश में क्या होता है, सेम ग्रुप्स 160 डिग्री पर आ जाएंगे। ये वाला कौन सा हो गया गॉश, ये वाला कौन सा हो गया एंटी। हमें क्या बताना था, हमें बताना था कायरल है कि नहीं। तो बोलो क्या ये वाला कायरल है, क्या ये कायरल है बच्चों। तो कायरल होने के लिए क्या होना होता था, कायरल होने के लिए POS नहीं होना चाहिए, COS नहीं होना चाहिए। मेनली हम 2 ही चीज़ों को देखते हैं। तो क्या इसमें बच्चों POS है, क्या इसमें POS है। मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं हाँ POS है, कुछ लोग इतने होशियार हैं कि वो कह रहे हैं कि ये POS है। अगर हम इस प्लेन के अलॉन्ग कट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। लेकिन मैं उन तेज़ दिमाग वाले बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बिल्कुल आमने सामने हैं, क्या ये आमने सामने हैं, क्या ये आमने सामने हैं। आंसर है नहीं। आपको दिख रहा होगा क्योंकि सब आपको सामने एक ही जगह पे दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर कार्बन है। ध्यान से सोचो, फ्रंट कार्बन आपकी तरफ आ रहा होगा और रियर कार्बन कहाँ जा रहा होगा, वो आपसे दूर जा रहा होगा, है कि नहीं। अगर इसका सॉहॉर्स स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या होगा, एक CH3 इधर आ रहा है, दूसरा CH3 इधर जा रहा है
है कि नहीं, और 2H इधर आ रहे हैं और इसके 2H इधर जा रहे हैं। बोलो कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री, किस एंगल से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? ये और ये सेम है। आप इधर से देख रहे थे, आप इस बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो, आपकी आँख यहाँ पर है, तो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन पाएंगे? नहीं, मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। इसमें POS नहीं है। लेकिन बच्चों इसमें COS है। क्या आपको COS दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है ये वाली बात? क्या ये वाली बात दिख रही है? ये सेंटर होगा ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जितना इधर आने पे CH3 मिल रहा है उतना इधर आने पर फिर से CH3 मिल रहा है। जितना इधर जाने पर H मिल रहा है, इधर जाने पर भी H मिल रहा है, इधर जाने पर H मिल रहा है, इधर जाने पर भी H मिल रहा है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये बच्चों कंपाउंड कायरल नहीं है। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? फिर से कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये CH3 और ये CH3 सेम प्लेन में है क्या? नहीं, ये आपकी तरफ आया और ये पीछे की तरफ गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसमें बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि आमने सामने भी CH3 नहीं आने वाले हैं। जैसे इसमें आमने सामने आ गए थे ना, ये वाला और ये वाला आमने सामने आए थे, क्या इसमें आएंगे? नहीं। तो ये कैसा है? ये कायरल है। गॉश फॉर्म इज कायरल। गॉश फॉर्म इज कायरल। और अगर ये कायरल है तो क्या इसकी मिरर इमेज भी कायरल होगी? तो ये कायरल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है? कायरल होता है। तो कितने मिलेंगे हमें कायरल? इसमें 2 मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आंसर भी 2 ही दे रहा है। तो आप यहाँ पर ऐड कर लें, कौन से बॉन्ड के लॉन्ग बनाना था? C2C3 बॉन्ड के लॉन्ग बनाना था। ब्यूटेन में जनरली C2C3 बॉन्ड के लॉन्ग ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज। 3 मेंबर की साइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। एंगल होना चाहिए था कितना? 109 डिग्री के आसपास, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, लेकिन होता कितना है? 60 डिग्री के आसपास। इसलिए बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन में रहती है। इसलिए वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रेन जाए, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। द एनर्जी बैरियर बिटवीन चेयर एंड बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज क्लोज टू। इसमें बता रहा है 28, लेकिन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आप देखें ना, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्या बता रहा है? चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म के बीच की एनर्जी इतनी है होगी, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इस क्वेश्चन की टेंशन आप ना लें। क्वेश्चन नंबर 8। अमंग द स्ट्रक्चर शोन बिलो विच हैज़ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? हाईएस्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी ये हमें देखना है। ठीक है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ये तो बच्चों देखो बोट फॉर्म है, ये भी कौन सी फॉर्म है? बोट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म है। ठीक है, चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है तो बोट की स्टेबिलिटी चेयर फॉर्म से ज़्यादा हो जाती है। मान लो यहाँ पर OH होता और यहाँ पर भी OH होता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी यहाँ पे, तो बोट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? चेयर की स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन किस पोजीशन पे? ये 1 है, 2, 3, 4, 1-4 पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो बोट की स्टेबिलिटी चेयर की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? चेयर की। ठीक है, तो A और B में से हमारा आंसर आएगा। अब A और B में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो ये जो ग्रुप्स लगे होते हैं बच्चों, ये ग्रुप्स जो लगे होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है, और उसके लिए हम चेक करते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। कॉपी में देखना मिलेगा हेडिंग। ठीक है, ये रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन जिसमें कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इस रिपल्शन से बचने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करते हैं। 2 पोजीशन होती थी, एक होती थी एक्सियल और एक होती थी इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल में अगर जाते हैं तो ये रिपल्शन कम लगता है, और एक्सियल में जाते हैं तो ये रिपल्शन ज़्यादा लगता है। तो ग्रुप्स को कहाँ पर होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, क्या ए ऑप्शन में तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर है?
ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। बी ऑप्शन में ये इक्वेटोरियल पर है, ये भी इक्वेटोरियल पर है, लेकिन ये कहाँ चला गया है, एक्सियल पर। जो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे होते हैं वो एक्सियल वाले होते हैं। तो इस एक्सियल पर यहाँ पर क्या लग रहा होगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन लग रहा होगा। जो कैसे लग रहा होगा, ये वाला एच ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ वाला एच भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एच और ये CH3 आपस में क्या लगा रहे होंगे, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रख लो बस कि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पर है, एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, और ये कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन बेसिक फॉर्म विल बी सॉरी, सक्सेनिक एसिड क्या होता है? ये होता है सक्सेनिक एसिड। ठीक है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आए हैं और मीडियम कैसा है, बेसिक है। बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, H प्लस रहेंगे या चले जाएंगे, H प्लस चले जाएंगे। H प्लस चले जाएंगे तो O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। माइनस माइनस में बच्चों क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। और इस रिपल्शन के चलते कहाँ रहना चाहेंगे, पास पास रहना चाहेंगे या दूर दूर रहना चाहेंगे, दूर दूर रहना चाहेंगे। और दूर दूर रहना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर किस फॉर्म में होता है, एंटी फॉर्म में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये H नहीं रहेगा, H चला जाएगा क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। बी भी गलत हो गया, सी ठीक है, और डी भी स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन ये गॉश फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, गॉश फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है, एंटी फॉर्म। कौन सा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, सी या डी? सी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें माइनस माइनस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्शन कम लगेगा। और इसमें माइनस माइनस के बीच में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, और ये कह रहा है विच कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? तो बच्चों ट्विस्ट बोट में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। बोट फॉर्म में होती है, चेयर फॉर्म में भी होती है, हाफ चेयर फॉर्म में भी होती है, ट्विस्ट बोट में नहीं होती है। बोट फॉर्म बच्चों आप सबको याद होगा ऐसी होती है। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्या चेयर फॉर्म याद है? चेयर फॉर्म ऐसी होती है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी, है ना, इस पेन से मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसमें है जो कहाँ से जा रहा होगा, जो इससे और इससे होके जा रहा होगा, इन दोनों को मिला लो। ठीक है, तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा और ये दोनों प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे। हाफ चेयर बच्चों ऐसी होती थी, इसमें इससे और इससे होने वाला जो प्लेन जा रहा होगा उससे कैंसिल कर देंगे। ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ट्विस्ट बोट में ट्विस्ट बोट में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बच्चों। और ट्विस्ट बोट कैसी है, कायरल है, ये आपको याद रखना है। ट्विस्ट बोट कैसी है, कायरल है। बाकी जो बोट फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, हाफ चेयर फॉर्म है, ये कैसी हैं, ये एक कायरल है। ये सारी फॉर्म्स एक कायरल है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ट्विस्ट बोट कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 है chiral molecules can use its own chirality to differentiate between mirror images. Chiral molecules can use its own chirality to differentiate between mirror images. तो मुझे बस यही लग रहा है कि मिरर इमेजेस जो कायरल होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें एनेंटियोमर बोलते हैं। और उनमें फ़र्क कहाँ पर होता है? उनमें फ़र्क होता है पीपीएल को रोटेट करने के लिए फ़र्क होता है, पीपीएल की डायरेक्शन में फ़र्क होता है। एंगल में तो फ़र्क होता नहीं, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, बस यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, अभी उतना मुझे क्लियर नहीं हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन चेयर कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेफर टू ऑक्यूपाई एक्सियल पोजिशंस। नहीं, एक्सियल पोजिशन पे नहीं जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? इक्वेटोरियल पे जाना चाहते हैं। बच्चों इक्वेटोरियल पर 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन कम लगेगा और एक्सियल पोजीशन पर ये रिपल्शन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ग्रुप्स कहाँ जाना चाहते हैं? इक्वेटोरियल पर जाना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो मुझे फॉल्स लग रहा है।
स्टेटमेंट 3, डेकालेन जो है बाईसाइक्लो 440 डिकेन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। बाईसाइक्लो है, 440 है ना, 440 है भाई। इसका मतलब सबसे बड़े ब्रिज में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। उसके बाद भी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और एक में कोई भी कार्बन नहीं आ रहा है। 4 कार्बन लाने, ये कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और वही काम इधर कर देना है। 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया भाई? 2 साइकिल जुड़ी हैं तो बाईसाइकिल हो गया। और इधर वाले ब्रिज में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4। इधर वाले में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो बाईसाइकिल 4 4 हो जाए। डिकेन टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, तो डिकेन हो जाएगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? तो हाँ बच्चों, दिखा सकता है। हो सकता है ये वाला H इधर हो जाए और ये वाला H भी इधर हो जाए। और क्या हो सकता है कि ये वाला H बाहर की बजाय कहाँ चला जाए? अंदर चला जाए, है कि नहीं? और ये वाला H बाहर ही रहे। इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, सिस और ट्रांस। ये जो ब्रिजिंग कार्बन है ना, ब्रिजिंग कार्बन के हाइड्रोजन डिसाइड करेंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो जाएंगे या दोनों हाइड्रोजन्स अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट S3 तो ठीक लग रहा है। ऑप्शंस में हमें आंसर दे रहा है सी ऑप्शन, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये तो फॉल्स था स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 ट्रू था, स्टेटमेंट 1 को ये ट्रू कह रहा है। तो मुझे लग रहा है ये वही बात कर रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल कैन यूज इट्स ओन कायरलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिरर इमेजेस। हाँ, अब मुझे ज़्यादा क्लियर हो रहा है। आंसर देखते ही क्लियर से हो जाती हैं चीज़ें। भाई जो इनेंशियोमर्स होते हैं, अगर ए बी एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है तो इनमें फ़र्क क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कौन ए है कौन बी है? तो प्लस और माइनस से ही तो पहचानोगे। अगर मैंने कहा माइनस वाला है, लेवो रोटेटरी है, तो आप क्या बोलोगे? कौन है? बी है। अगर मैं बोलूँगा डेक्सो रोटेटरी है तो आप क्या बोलोगे? ए है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ तो ए और बी में सेम ही होती है। तो बस कैरलिटी को ही यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। कैरलिटी का मतलब यहाँ पर उससे क्या लग रहा है? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। यहाँ नीचे लिखा है सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन चेयर फॉर्म प्रेफर टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमने बताया आपको, क्योंकि 1 एक्सियल रिपल्शन कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैविंग मिनिमम एनर्जी इज। मिनिमम एनर्जी का मतलब बच्चों क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल है? बोलो। चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। ये सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें है? तो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा? मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? ठीक है, इसमें देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या बहुत बड़ा ग्रुप होता है बच्चों? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है और बड़ा ग्रुप है तो हम उसे कहाँ रखना चाहेंगे? इक्वेटोरियल पर या एक्सियल पर? तो इक्वेटोरियल पर हम रखना चाहेंगे, एक्सियल पर उसे नहीं रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर फिर से क्या उसको सामना करना पड़ेगा? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन का फॉर्मूला का सामना उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सीधे सीधे आंसर बी हो जाएगा? बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल बच्चों इतना बड़ा ग्रुप होता है कि वो यहाँ पर टिकने वाला ही नहीं है। यहाँ पर वो टिकने वाला ही नहीं है, तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आपको याद है फ्लिपिंग होती है एक चीज़, देखना कॉपी में फ्लिपिंग मिलेगी। फ्लिप कर जाएगा और फ्लिप करके ये इक्वेटोरियल से कहाँ चला जाएगा? एक्सियल पर चला जाएगा। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी क्वेश्चन कराए गए होंगे, कॉपी में देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी टेंडेंसी कहाँ जाने की? इक्वेटोरियल पर जाने की। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिथाइल पर कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, जब राजा को दिक्कत होती है तो प्रजा की थोड़ी सोचते हैं, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है यहाँ पे? जो जितना बड़ा ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा है कि वो कहाँ पर जाना चाहेगा? एक्सियल पर जाना चाहेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इज कायरल। तो कौन सा अमाइन कायरल है? ठीक है, तो अब देखो भाई, कायरल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कायरल होने के लिए कायरल सेंटर मिलना पड़ेगा। क्या इसके पास देखो कायरल सेंटर है? हाँ, कायरल सेंटर है। sp3 भी है और 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कायरल है।
ये बच्चों लोन पेयर क्या रेजोनेंस में जा रहा है, क्योंकि लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, है ना। तो ये तो sp2 हो जाएगा। इसके लोन पेयर भी कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसके लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये भी sp2 हो जाएगा। तो इसके रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मॉलिक्यूल बच्चों कायरल है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का अगर हम सैंपल की बात करेंगे ना, सैंपल कायरल बच्चों नहीं होता, सैंपल कायरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है ना वो इन्वर्जन में चला जाता है, ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन। कॉपी में देखना मिलेगा, अमाइन इन्वर्जन में क्या होता है कि ये जो डिज़ाइन अभी आपको दिख रही है ना वो फ्लिप हो जाती है, और वो फ्लिप होकर कैसी बन जाती है, ऐसी लोन पेयर ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो CH3 आपको नीचे दिख रहा था वो ऊपर चला जाएगा, इधर का जो C2H5 नीचे की तरफ लगा हुआ है वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो C3H5 थोड़ा नीचे की तरफ लगा हुआ है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। C3H7 फ्लिप होते रहते हैं, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर ऐसा है ना, ध्यान से देखो, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मिरर रखूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको ये दिखाई देगा, इमेज जो बनेगी ना, यहाँ पर जो इमेज बनने वाली है वो आपको ये दिखाई देगी। तो कंटेनर में ये भी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स का मिक्सचर क्या मिल जाएगा बच्चों, वो मिल जाएगा रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर अगर बिल्कुल 1:1 मोलर रेशियो का रेसमिक मिक्सचर है तो वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला जो कंपाउंड है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर दोनों सेम कंटेनर में डाल दोगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा आपको याद दिला दूँ, याद दिलाने का तो काम हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्यूडो कायरल एटम इज नॉट प्रेजेंट। स्यूडो कायरल एटम बच्चों क्या होता है, जो कभी कायरल हो और कभी कायरल ना हो, कभी कायरल हो और कभी ना हो, ऐसा सेंटर क्या कहलाएगा, स्यूडो कायरल सेंटर कहलाएगा। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखें, इसको, क्या ये कायरल है, क्या ये कायरल है, ये कायरल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। फिर क्या दूसरी कंडीशन है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तो एक ग्रुप तो ये जुड़ा है, एक H जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, तो आप लोग कहेंगे देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इस वाले ग्रुप के अंदर क्या आपको ये कायरल सेंटर दिख रहा है, इस वाले ग्रुप के अंदर क्या आपको ये कायरल सेंटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब ये बच्चों अगर R हुआ और ये भी अगर R ही हुआ तो दोनों सेम हो जाएंगे, और दोनों सेम हो जाएंगे तो ये वाला कायरल नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये R हुआ, ये R हुआ और ये S हो गया तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर ये वाला क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन तो इस कार्बन पर sp3 है, और 4 डिफरेंट ग्रुप हैं क्या, वो देखो, एक H है, एक OH है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। लेकिन इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में ये कायरल सेंटर्स हमें दिख रहे हैं। अगर इन कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो ये दोनों ग्रुप भी सेम हो जाएंगे, और अगर कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुआ तो ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कभी कायरल होगा, कभी कायरल नहीं होगा। तो इसमें तो स्यूडो कायरल सेंटर है, ये जो C है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्यूडो कायरल सेंटर। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो, ये भी स्यूडो कायरल सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये R और ये R हुआ तो दोनों सेम कहलाएंगे, लेकिन ये R और ये S हुआ तो दोनों डिफरेंट कहलाने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये R और ये R हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर एक R और एक S होगा तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो कभी ये कायरल होगा, कभी कायरल नहीं होगा, तो ये भी स्यूडो कायरल सेंटर है। लेकिन ये क्या है, और ये तो हमेशा कायरल है और ये भी हमेशा कायरल है, तो इसमें कोई बात नहीं करनी है, इसमें कोई स्यूडो कायरल सेंटर नहीं है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में हैं, और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूमुलेटेड पॉलीइन।
क्यूमुलेटेड पॉलीन आपको याद है क्या? ये ऐसा होता था जिसमें डबल बॉन्ड लगातार आते जाते, है ना, उसको हम बुलाते थे क्यूमुलेटेड एल्कीन्स या क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में तो दिख रहा है, लगातार डबल बॉन्ड आए हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। इसमें देखो डबल बॉन्ड्स आए हैं लेकिन बीच में क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड आ गया है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लगातार, कॉन्सेप्ट नहीं बस इन्फॉर्मेशन है, लगातार डबल बॉन्ड्स आएंगे तब बोलेंगे क्यूमुलेटेड है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूमुलेटेड सिस्टम, क्यूमुलेटेड लिखा हुआ है ना, क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ए ऑप्शन में देखो लगातार डबल बॉन्ड नहीं, बी में भी, सी में भी, डी में भी। शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे? तो जो क्यूमुलेटेड एल्कीन्स होते हैं बेटे, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि दो चीज़ें होती हैं, है ना। एक हो सकता है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हों, और एक हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हों। जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं, और जब ऑड नंबर ऑफ होते हैं तब जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि इवन है, तो अगर इवन है तो मान लो ऐसा अगर है सीन, ठीक है, तो इसका रियल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ए और बी अगर इस स्क्रीन के प्लेन में है तो इधर वाले जो ए और बी होंगे वो एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें बोलो अगर मैं इस ए को यहाँ पर बी की जगह कर दूँ और बी को यहाँ पर ए की जगह कर दूँ तो क्या कोई डिस्टेंस चेंज होगी क्या? नहीं। अब 3D में मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इस ए की डिस्टेंस, इस ए की डिस्टेंस इससे और इस ए की डिस्टेंस इससे, दोनों से सेम है, दोनों से बिल्कुल सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन के बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाने लायक नहीं हूँ। समझ रहे हो? ये आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला ए आपकी तरफ आ रहा है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो ये ए इधर हो या बी इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ए बाहर हो या ये ए अंदर चला जाए तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बच्चों जीआई नहीं दिखा सकता, ये जीआई नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑड है मतलब 1 है या 3 है या 5 है, अगर ऐसा सीन है तो जो दिख रहा है ना आपको वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये ए और बी स्क्रीन के प्लेन में है, ये ए और बी भी स्क्रीन के ही प्लेन में है। अब अगर मैं इस ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, यानी ऊपर बी कर दूं, नीचे ए कर दूं, ठीक है, एक तरफ मैंने इंटरचेंज किया तो ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ आने पर ज्योमेट्री चेंज हो चुकी है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है ए और ए के बीच में, वो डिस्टेंस चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर सेम डिस्टेंस ए और ए के बीच में नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कैसी है? कम है। इसमें कह सकते हैं कि सेम ग्रुप्स सिमिलर साइड सेम साइड दिखाई दे रहे हैं, तो ये आइसोमर कैसा कहलाएगा? सिस। और इसमें क्या हो रहा है? अपोजिट साइड दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला कैसा होगा? ट्रांस। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बातें याद होंगी। और तो कौन दिखाएगा जीआई कौन दिखाएगा? जीआई इवन दिखाएगा या ऑड दिखाएगा? तो आंसर है ऑड दिखाएगा जीआई। लेकिन ऑड भी कब दिखाएगा? जब ये वाले ग्रुप्स आपस में क्या होंगे? डिफरेंट। ये ए है और ये बी है, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। इधर के भी ग्रुप्स ए और बी आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो अदला बदली करोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? टर्मिनल ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। और कैसा होना चाहिए? इवन या ऑड? ऑड होना चाहिए। ठीक है, इवन वाला नहीं दिखाएगा। तो बोलो ये तो इवन हो गया, जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कैसा है? तो इवन है और टर्मिनल ग्रुप्स भी सेम है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं दिखाने का। ये कैसा है बच्चों? ये ऑड है, ये 1 2 3 है, यहाँ पे ऑड है, लेकिन क्या टर्मिनल ग्रुप सेम है? टर्मिनल ग्रुप्स तो सेम हो गए, तो ये भी नहीं दिखा पाएगा। ये बोलो कैसा है? ये ऑड है। कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये ऑड हुआ। और क्या टर्मिनल ग्रुप्स देखो तो H है और CH3 है, H है और CH3 है, तो टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये GI दिखाएगा। ऑड भी है, टर्मिनल ग्रुप्स भी डिफरेंट है, ये GI दिखाएगा। क्या डी ऑप्शन? देखो इधर के टर्मिनल ग्रुप्स क्या हो गए? सेम हो गए, तो ये GI नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन गिवन स्पाइरेंस क्या होते हैं? जिसमें इस तरह के लगातार स्पाइरो का सेक्शन आता है। कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा? तो इसमें बच्चों वही रूल आता है जो ऊपर आता है,
यानी कौन दिखाएगा, ऑड दिखाएगा, इवन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, और साथ में टर्मिनल ग्रुप्स भी कैसे होने चाहिए, टर्मिनल ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो बोलो क्या ए ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में ऑड है, ए ऑप्शन में देखो कितने ऑड है ना, वही रूल है, ये ऑड है तो ये दिखा सकता है। लेकिन टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो क्या टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो हाँ, इधर एक ग्रुप कौन है H और एक कौन है CH3, इधर भी एक ग्रुप कौन है H और एक ग्रुप कौन है CH3, तो ये GI दिखाएगा, ये GI दिखाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, नॉट शो GI। इसमें गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑड है, ठीक है, और टर्मिनल ग्रुप्स भी आपस में डिफरेंट हैं, टर्मिनल ग्रुप्स भी आपस में डिफरेंट हैं, तो ये भी GI दिखाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये तो इवन हो गया ना, ये इवन है, ये इवन है तो ये GI नहीं दिखा पाएगा। और इसमें देखा जाए तो ये दिखा लेगा GI, क्यों भाई, ऑड भी है और टर्मिनल ग्रुप्स भी आपस में डिफरेंट है, इधर भी टर्मिनल ग्रुप्स आपस में डिफरेंट है, तो ये भी GI दिखा ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो बच्चों ऊपर ही वाला रूल लगाना है। अब इसमें ये है, ये है, ये है, कितना है, इवन है या ऑड है, ऑड है, ऑड है, ठीक है। और टर्मिनल ग्रुप्स देखो तो टर्मिनल ग्रुप्स तो ये सेम हो गए, तो ये GI नहीं दिखा पाएगा। ये बच्चों इवन है या ऑड है, ऑड है, और टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये GI दिखाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, ये तो इवन हो गया, इवन वाला बच्चों GI नहीं दिखा पाएगा। ये कैसा है, 1 2, ये कैसा है, ये इवन है, इवन वाला GI नहीं दिखा पाएगा। तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, C ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं और इसमें हमें निकालने हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस कंपाउंड के लिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें बोलो क्या दो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहे हैं, भाई डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड होने से काम नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड GI के लायक भी होना चाहिए। तो क्या ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड GI के लायक है, हाँ है, इधर के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं और इधर के भी दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंट है। क्या ये वाला डबल बॉन्ड GI के लायक है, हाँ, ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है, दोनों GI दिखाएंगे। कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए फॉर्मूला क्या था याद है, 2 to the power n यानी 2 to the power 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था।